नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अबू आजमी ने औरंगजेब को महान शासक बताया और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। जो बजट सत्र इस समय चल रहा है महाराष्ट्र विधानसभा का, शेष सत्र के लिए उनको निलंबित भी कर दिया गया है, उन पर शिकंजा कसा गया है। उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज हुई है, जिसको शून्य में दर्ज करके मरीन ड्राइव पुलिस थाना मुंबई को भेज दिया गया है। और सदन में, विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को चुनौती दी है और ये मांग कर डाली है कि अबू आजमी जो उनकी पार्टी का एमएलए है और जो बर्बर, क्रूर और हिंदुओं के मंदिर तोड़ने वाले, हिंदुओं का नरसंहार करने वाले औरंगजेब जैसे शासक को महान शासक बताता है, उसे पार्टी से तुरंत बाहर किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं। पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर, धर्मांध, मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को, लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए। अखिलेश यादव का इसके बाद बयान आया। वैसे अखिलेश यादव रोजा इफ्तारी की दावत उड़ाने में आजकल लगे हैं। एक चित्र उनका आया है जिसमें वो रोजा इफ्तारी की दावत में मशगूल हैं, व्यस्त हैं। ये वही अखिलेश यादव है जो महाकुंभ को लेकर के और महाकुंभ की कथित अव्यवस्थाओं को लेकर के योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर बहुत तीखे हमले बोल रहे थे और शुरू से लेकर के अंत तक उनके ट्विटर हैंडल पर लगातार महाकुंभ को निशाना बनाया गया। कभी कहते थे कि रेलगाड़ियां खाली आ रही हैं, खाली जा रही हैं, लोग तो आ ही नहीं रहे हैं, झूठे दावे किए जा रहे हैं। कभी कह रहे थे कि चूंकि लोग बहुत आ रहे हैं इसलिए 15 दिन के लिए ये मेला बढ़ा दिया जाए, महाकुंभ को मेला बता रहे थे। और कभी कह रहे थे कि जगह जगह जाम लगे हुए हैं, ये अव्यवस्थाएं हैं, योगी सरकार ने जाम में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए कुछ भी नहीं किया है। इतनी बेसिर पैर की बातें इन्होंने उड़ाई और यही हाल मल्लिकार्जुन खड़गे का था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि हजारों रुपए खर्च करके जो लोग महाकुंभ जा रहे हैं, क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या उनकी गरीबी दूर हो जाएगी? क्या उनके पेट में रोटी चली जाएगी, रोजगार मिल जाएगा? योगी आदित्यनाथ ने वैसे अखिलेश यादव को भी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसों को भी तीखे अंदाज में जवाब दे दिए। बुधवार को ही योगी आदित्यनाथ ने यह बता करके ऐसे लोगों को चौंका दिया
कि एक नाविक परिवार है जिसके पास 100 से अधिक नावें हैं और इस दौरान यानी 45 दिन के महाकुंभ के कार्यकाल में उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है। जो फिगर आई है वो 30 करोड़ से ज्यादा है जो नेट उन्होंने कमाया है। तो इससे पता चलता है कि ये तो केवल एक उदाहरण है, कितने लोगों ने अपने कई साल के लिए घर की व्यवस्थाएं की हो। और योगी आदित्यनाथ तो बता चुके हैं 3.5 लाख करोड़ के आसपास का व्यवसाय कुल मिलाकर के हुआ है महाकुंभ से ही। उनमें रेलवे भी है, हवाई यात्रा भी है, यातायात भी है, वहां पर जो दुकानदार थे या तमाम जितने भी एस्पेक्ट थे वो सब मिला करके। बहरहाल अबू आजमी के बारे में योगी आदित्यनाथ ने जो तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इससे एक बात साफ है, 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वो एक तो महाकुंभ उसके केंद्र बिंदु रहने वाले हैं, संभल केंद्र बिंदु रहने वाला है, माफिया राज केंद्र बिंदु रहने वाला है, और जो मुगलों को अपना अब्बा मान करके इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं उनको भी निशाने पर लेने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। हमें एक बात समझनी पड़ेगी, इस समय हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल है, जो आत्मविश्वास है, वो फिर से चरम पर है। और अभी बिहार के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया, संघ ने भी फोकस किया। इसके बाद जो 3 अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें पश्चिम बंगाल भी है, असम भी है, तमिलनाडु भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यतः ये 3 चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और प्रतिष्ठापूर्ण है। ये चुनौती भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिहार का, पश्चिम बंगाल का और असम का। असम में थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी का सामना इस बार करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाहर के राज्यों में, बाकी देश में नो डाउट हिमंता बिस्वा शर्मा लोकप्रिय हैं अपनी फायर ब्रिगेड वाली छवि की वजह से, लेकिन असम के भीतर बताते हैं कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ नाराजगियां भी कुछ कुछ पॉकेट्स में हैं। जो 2 राज्य दूसरे हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल, इनमें और असम में भी योगी आदित्यनाथ, जो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि योगी यूपी के लिए हैं उपयोगी, और बाद के अलग अलग राज्यों के चुनाव में भी हमने देखा है कि केवल यूपी के लिए योगी उपयोगी नहीं, बाकी राज्यों के लिए भी रहे। हरियाणा में भी बटेंगे तो कटेंगे, वो लोगों के सिर चढ़ करके बोला, और जो हिंदू लोकसभा चुनाव में बटे हुए दिखाई दे रहे थे वो फिर से एकजुट हुए। महाराष्ट्र में भी उनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही, और जैसा इस बार उनके भाषण पर देखने को मिलता था, लोगों की तालियां गुंजायमान होती थी जनसभाओं में, वो अन्यत्र देखने को नहीं मिला। और हमने नतीजे देखे हैं, हरियाणा के भी बिल्कुल स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को, महाराष्ट्र में भी 2/3 से ज्यादा बहुमत। दिल्ली में चूंकि मौनी अमावस्या के दिन एक दुर्घटना हो गई थी महाकुंभ में, इसलिए उनका 1 दिन का टूर और 3 रैलियां रद्द करनी पड़ी दिल्ली की, 3 या 4, बाकी 2 दौरे हुए, और जहां जहां उनके दौरे हुए वहां उसका
असर दिखाई दिया। तो 2027 की मैं बात कर रहा था, पश्चिम बंगाल, असम की बात मैं कर रहा था, बिहार की बात कर रहा था। तीनों ही राज्यों में योगी आदित्यनाथ बेहद उपयोगी रहने वाले हैं और उनका जो जादू है वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, अब बाकी राज्यों में भी लोगों के सिर चढ़ करके बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो ये तीन मुद्दे मैंने बताए कि एक तो संभल, जिस तरीके से तमाम तीर्थों की खोज वहां चल रही है, तथाकथित शाही मस्जिद को जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अब विवादित ढांचा लिखा है और मान लिया है, और उस तथाकथित शाही मस्जिद के सामने, विवादित ढांचे के सामने जो पुलिस चौकी बनी, और अब जो समाजवादी पार्टी के वहां से सांसद हैं संभल से, जियाउर रहमान बर्क, उनके आवास से बिल्कुल करीब एक और नई पुलिस चौकी बनाई जा रही है। ये इरादे बताते हैं योगी आदित्यनाथ के, उनकी सरकार के संभल को वो किस तरीके से अब फिर से उसी जोन में, उसी एरा में, उसी युग में ले जाना चाहते हैं जो 1911 से पहले का था। उन्होंने सदन के भीतर खड़े होकर के कह दिया है कि जो हमारा है वो हम लेंगे, लेकर रहेंगे। और संभल में जो स्थितियां, परिस्थितियां तब थी, बल्कि अगर हम आजादी के समय की भी लगा लें, 45% आबादी हिंदुओं की थी, 55% मुसलमानों की थी, और आजादी से अब तक हिंदुओं का इतना पलायन हुआ है वहां से कि अब वो 15-20% रह गए हैं, और मुसलमान संभल जिले में, संभल शहर और आसपास पेरीफेरी इलाके में करीब करीब 85% हो गए। मंदिरों पर ताले पड़ गए थे उनके पलायन की वजह से। उनके घरों पर एक तरीके से वहां पर कब्जा कर लिया गया था, बलात् कब्जा कर लिया गया था, या बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया था। जो हिंदुओं के तीर्थ स्थल थे वो भी या तो जमींदोज कर दिए गए थे, या मिट्टी से पाट दिए गए थे, या उन पर कब्जे हो गए थे। अब एक एक करके सबका उल्लेख किया है योगी आदित्यनाथ ने कि वो कब्जों से मुक्त कराए जा रहे हैं, उनको फिर से पुनर्प्रतिष्ठापित कर दिया जाएगा। दूसरे, महाकुंभ के बारे में उन्होंने स्पष्ट बता दिया है, 3.5 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है महाकुंभ से। तो वो अपने विरोधियों को, सनातन विरोधियों को, हिंदू विरोधियों को एक्सपोज भी कर रहे हैं, और ये बता भी रहे हैं कि जो टेम्पल इकोनॉमी है, जो हिंदुओं के आस्था से जुड़े हुए पर्व हैं, इस तरह के महाकुंभ, कुंभ और जितने भी आयोजन हैं, ये सब, ये कितनी बड़ी इकोनॉमी भी खड़ी करते हैं और रोजगार क्रिएट करते हैं। तीसरी बात, योगी आदित्यनाथ कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते हैं जब समाजवादी पार्टी के दौरान जो माफिया राज क्रिएट हुआ था, स्थापित हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसकी चर्चा ना करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? वो बार बार अतीक को, मुख्तार को और आजम खान को, तमाम जितने माफिया थे, इन सबको याद दिलाते हैं कि इनके समय में, और विधान परिषद में भी उन्होंने कहा कि एक लंबा दौर गुजरा है जब पुलिस आगे आगे होती थी और ये पुलिस का पीछा करते थे या पुलिस को दहशत जदा करते थे। आज एकदम उल्टा हो चुका है। आज माफिया अपनी जान बचा करके भाग रहे होते हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। ये इसलिए पब्लिक को याद दिलाते रहते हैं, और अखिलेश यादव को भी, क्योंकि जिस तरह से बिहार में
जब भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं या जब भी अमित शाह जाते हैं, तो वो वहां की जनता को, वो जो जंगल राज था 15 साल का, लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के शासनकाल का, उसको याद दिलाना नहीं भूलते, ताकि लोगों को याद रहे कि उस समय क्या हो रहा था। लूटपाट हो रही थी, जमीनों पर कब्जे हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, अपहरण हो रहे थे, फिरौतियां वसूली जा रही थी, बहू बहन बेटियां घर से नहीं निकलती थी शाम को 6-7 बजे के बाद। और उत्तर प्रदेश में भी क्या हाल था। और उसी माफिया राज को और जंगल राज को योगी आदित्यनाथ भी बार बार याद दिला करके लोगों को सचेत करते रहते हैं कि गलती मत कर देना, इनको ताकत मत दे देना, जैसी गलती लोकसभा चुनाव में हो गई है वैसी फिर मत दोहरा देना। तो 2027 का योगी आदित्यनाथ का अभी से एजेंडा तय हो चुका है उत्तर प्रदेश को लेकर के। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।